Hello students, I am Dr. Rana, consultant gynecologist at Usha Bansal Nursing Home. Question is, during an antenatal visit of a pregnant lady of 20 weeks, the fundal height is 16 weeks. On ultrasound done, so fundal height जो है क्वेश्चन में कह रहे हैं कि उसके वीक्स है 20 और उसकी फंडल हाइट कम है, ठीक है. अब ऑन अल्ट्रासाउंड डन शोज नो एमनियोटिक फ्लूइड which abnormality is likely to be seen in fetus. ठीक है. So today is a era of एंटीनेटल सर्वेलेंस. ठीक है, हमने पढ़ा आजकल हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं एंटीनेटल सर्वेलेंस में कि मदर तो ठीक हो ही, फीटस भी ठीक हो अंदर. नाउ इसलिए जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना वो बहुत ज़्यादा टच में होता है फीटस के. ठीक है, तो फीटस को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो एमनियोटिक फ्लूइड में उसके कुछ इंडिकेशंस आ जाएंगे. ठीक है, बिकॉज दिस फीटस इज इन डायरेक्ट टच विद द एमनियोटिक फ्लूइड. ओके, सो दे आर आस्किंग कि अगर जो है 16 वीक्स है, ठीक है, अगर जो फंडल हाइट 16 वीक्स है 20 वीक्स की और अल्ट्रासाउंड पे एमनियोटिक फ्लूइड नहीं है तो विच एबनॉर्मेलिटी इज लाइकली टू बी सीन इन द फीटस. ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एमनियोटिक फंडल हाइट इंक्रीज किन किन कंडीशन में होती है और डिक्रीज किन किन कंडीशन में होती है. फंडल हाइट इट इंक्रीज इन यस इट इंक्रीजेज इन इंक्रीज AFI. एमनियोटिक फ्लूइड जब बढ़ेगा तो फंडल हाइट विल इंक्रीज इन प्रपोर्शन टू द वीक्स ऑफ गेस्टेशन. ठीक है, एंड सेकेंड इज फंडल हाइट ऑल्सो इंक्रीज इन, हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था मोलर प्रेगनेंसी. मोलर प्रेगनेंसी में क्योंकि ट्रोफोब्लास्टिक हाइपरप्लेजिया होता है तो फंडल हाइट इट ऑल्सो इंक्रीजेस. थर्ड इज इट इंक्रीजेज इन ट्विंस और इट इंक्रीजेज इन ट्विंस और द मैक्रोसोमिया. ठीक है, मैक्रोसोमिया. ओके, अब फंडल हाइट डिक्रीज व्हेन द AFI इज डिक्रीज, and it also decrease during the IUGR. ठीक है, जब फीटस की ग्रोथ नहीं होगी तो भी डिक्रीज करेगी. सो दीज आर ऑल द कंडीशन जिनमें फंडल हाइट इंक्रीज और डिक्रीज करेगी. अब हमारे इस क्वेश्चन में भी फंडल हाइट डिक्रीज हुई है और उसका रीजन है AFI, एमनियोटिक फ्लूइड. तो जैसे कि मैंने बताया एमनियोटिक फ्लूइड gives a lot of information about us, about the fetus, and it also gives the information about the maternal condition because fetus को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो amniotic fluid is in direct touch with the fetus, तो ये फटाफट मैनिफेस्ट हो जाएगा. ठीक है, सो लेट्स सी एमनियोटिक फ्लूइड बनता कैसे है. ठीक है, जो आफ्टर 20 वीक्स जो है एमनियोटिक फ्लूइड का जो सोर्स होता है वो फीटल यूरिन होता है. ठीक है, जो फीटस यूरिन करता है ना वही एमनियोटिक फ्लूइड जो है बनता है. ठीक है, और ये क्लियर कैसे होता है, ऑलमोस्ट जो है रेगुलरली ये बन रहा होता है, रूटीनली बन रहा होता है, तो इट इज क्लियर्ड बाय फीटल स्वेलोइंग. ठीक है, तो हम बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे लिखा होता है बड़ा बड़ा, क्या आपको पता है गर्भ में शिशु अपना पेशाब खुद पीता है. तो यस इट्स ट्रू बिकॉज एमनियोटिक फ्लूइड इज fetal urine and it is cleared by fetal swallowing. Okay, so the source of the amniotic fluid, इस पे भी क्वेश्चन आता है, the source of the amniotic fluid after 20 weeks is fetal urine. Okay, and maximum amniotic fluid is seen at 32 weeks to 34 weeks. तो मैक्सिमम एमनियोटिक फ्लूइड कब दिखता है हमें 32 वीक्स टू 34 वीक्स पे. तो 34 वीक्स पे जो है अगर 34 और 32 वीक्स में ऑप्शन है तो हम 34 पे टिक करेंगे. ठीक है, हम 34 पे टिक करेंगे. ठीक है, अगर दोनों ही ऑप्शंस में दिया हुआ है 34 वीक्स 32 वीक्स तो हम 34 पे टिक करेंगे. तो मैक्सिमम कब होता है एमनियोटिक फ्लूइड 34 वीक्स पे होता है. ठीक है, एंड मेजरमेंट ऑफ AFI, हम इसको कैसे मेजर करते हैं कितना एमनियोटिक फ्लूइड है. अब हम यूट्रस से सारा एमनियोटिक फ्लूइड निकाल के जार में तो करते नहीं है, तो हाउ वी मेजर द एमनियोटिक फ्लूइड, तो हम जो है इन यूट्रो मेजर करते हैं अल्ट्रासाउंड में क्योंकि वो फीटस ने डिस्प्लेस कर दिया है. ठीक है, ये यूट्रस है, ये फीटस है उसके अंदर. ठीक है, अब इस फीटस ने सारा फ्लूइड को कॉर्नर्स में डाल दिया है तो हम इन कॉर्नर्स में
ये डेप्थ देख लेते हैं, ठीक है, कि पानी की फ्लूइड की कितनी डेप्थ है। अल्ट्रासाउंड से हम उन डेप्थ को मेजर कर लेते हैं। सो हाउ वी मेजर AFI? वी मेजर AFI बाय मेजरिंग द 4 वर्टिकल पॉकेट्स, ठीक है। तो चारों कॉर्नर्स में हम डेप्थ मेजर कर लेते हैं कि फ्लूइड की कितनी डेप्थ है, और उनको हम ऐड कर देते हैं, तो वो जो वैल्यू निकलती है उसको हम बोलते हैं AFI, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो है वो 10 to 15 होता है, ठीक है। और ओलिगोहाइड्रोमिनोस में क्या होता है, ये AFI हम कब कहते हैं कि फ्लूइड इज नॉट सफिशिएंट? इफ इट इज लेस देन 5. If the amniotic fluid is less than 5, then we say that the amniotic fluid is not sufficient. If the amniotic fluid is less than 5, then we say that amniotic fluid is not sufficient. Okay, so what is the etiology, what are the reasons? ठीक है, तो हमने पढ़ा अभी सोर्स ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड इज यूरिन। अगर यूरिन ही नहीं बन रहा बच्चे का तो वो एमनियोटिक फ्लूइड कम ही होगा या होगा ही नहीं, ठीक है। सो द सोर्स ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड इज यूरिन। सो अगर बाइलेटरल रीनल एजेनेसिस है, ठीक है, किडनी ही नहीं बनी है तो यूरिन नहीं बनेगा, तो उन कंडीशंस में जो है एमनियोटिक फ्लूइड विल बी लेस। ओके, सेकेंड इज यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी में क्यों हो जाता है? ठीक है, क्योंकि देखो आप, हमें पता है कि जब भी बॉडी को कोई खतरा आता है, ठीक है, कोई भी इंसल्ट होती है बॉडी की, तो बॉडी जो है हार्ट और ब्रेन को प्रेफर करती है, ठीक है। तो सारा का सारा ब्लड जो है उस तरफ डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है, और किडनी की तरफ नहीं जाता, तो यूरिन प्रोडक्शन कम हो जाती है, ठीक है। जब भी PPH होता है, कोई भी ब्लड लॉस होता है या एनी अदर कंडीशन, तो बॉडी प्रेफरेंशियली ब्लड को हार्ट और ब्रेन की तरफ करवा देती है, ठीक है, और बाकी ऑर्गन्स की तरफ कम जाता है ब्लड। तो उस वजह से जो है यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी में जब फीटस को कम ब्लड मिल रहा है, तो फीटस जो है सारा का सारा ब्लड जो है अब फीटस ब्रेन और फीटस हार्ट की तरफ डायरेक्ट कर देते हैं, तो फीटस किडनी को कम ब्लड मिलता है, तो यूरिन भी कम बनता है, ठीक है। तो यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी इज अनदर रीजन फॉर द डिक्रीज्ड AFI, ठीक है। प्रीमेच्योर प्रीटर्म लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएंगी प्रीमेच्योर एंड प्री लेबर से पहले और टाइम से पहले 37 वीक से पहले रप्चर हो जाएंगी, तो जो है तब भी एमनियोटिक फ्लूइड सारा निकल जाएगा, तब भी एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है। पोस्ट डेट 40 वीक्स के बाद भी एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कम होने लग जाता है, ठीक है। एंड फिफ्थ इज ड्रग इंड्यूस्ड। जो कुछ ड्रग्स ऐसे हैं, NSAIDs, AC इनिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टर्स, एंजाइम इनिबिटर, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, इंडोमिथासिन, ये जो है ये जो ड्रग्स हैं ये एमनियोटिक फ्लूइड को या फीटल यूरिन की प्रोडक्शन को कम करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द 5 रीजन फॉर द ओलिगोहाइड्रोमिनोस, ठीक है। सो फर्स्ट इज बाइलेटरल रीनल एजेनेसिस, ठीक है। ये हमें तभी समझ में आएगा जब हमें ये पता होगा कि एमनियोटिक फ्लूइड का सोर्स 20 वीक्स के बाद यूरिन है, ठीक है। तो यूरिन ही नहीं बनेगा रीनल एजेनेसिस में, तो एमनियोटिक फ्लूइड नहीं बनेगा। यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी में यूट्रस को कम ब्लड मिल रहा है, तो सारा का सारा ब्लड जो है ब्रेन और हार्ट की तरफ डायरेक्ट हो गया, इसलिए जो है एमनियोटिक फ्लूइड जो है यूरिन कम बन रहा है, इसलिए एमनियोटिक फ्लूइड में भी कम बन रहा है, ठीक है। प्रीमेच्योर प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में जो है ये एमनियोटिक फ्लूइड लीक हो गया है, ठीक है। पोस्ट डेटेड में वैसे ही एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है, 40 वीक्स के बाद ये काफी कम होने लग जाता है। एंड ड्रग इंड्यूस्ड कुछ ड्रग्स है जो फीटस की यूरिन आउटपुट को कम करती हैं, तो उनकी वजह से भी जो है एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है। अब जब एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है किसी बच्चे में, तो फीटल डिस्ट्रेस हो जाता है। कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? फीटल डिस्ट्रेस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि फीटल्स की जो कॉर्ड है वो एमनियोटिक फ्लूइड कम होने की वजह से कंप्रेस होएगी, तो फीटल डिस्ट्रेस के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है हमें बार बार एंटीनेटल सर्वेलेंस करना, स्ट्रिक्ट एंटीनेटल सर्वेलेंस करना होता है। कहीं फीटस जो है एमनियोटिक फ्लूइड की कमी की वजह से, ओलिगोहाइड्रोमिनोस की वजह से अनकंफर्टेबल तो नहीं हो रहा, सीवियर फीटल डिस्ट्रेस तो नहीं हो रहा,
सो वी हैव टू डू स्ट्रिक्ट एंटीनेटल सर्विलेंस, और भी स्ट्रिक्ट करना है रूटीन एंटीनेटल सर्विलेंस से, और हमें पेशेंट को स्टेरॉइड्स दे के रखने हैं लंग मेच्योरिटी के लिए, ठीक है, ताकि जब भी कभी डिस्ट्रेस हो, जब भी कभी कंडीशन हो डिलीवरी की, तो वी कैन डू, और हमारा स्टेरॉइड का कोर्स कवर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉलीहाइड्रोमिनोस, एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा किन कंडीशंस में होता है, ठीक है, तो पॉलीहाइड्रोमिनोस हम कब कहते हैं, जब एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स इज मोर देन 25, जब एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स इज मोर देन 25, तो वो कौन कौन सी कंडीशन है, सो फर्स्ट इज इडियोपैथिक, बिना रीजन के भी एमनियोटिक फ्लूइड हाई हो जाता है, ठीक है। सेकेंड इज स्वेलोइंग एनॉमलीज, मैंने आपको बताया था एमनियोटिक फ्लूइड को बनाता यूरिन है, और इसको क्लियर स्वेलोइंग, फीटस स्वेलो इट्स ओन यूरिन, तो अब अगर फीटस स्वेलो नहीं करेगा तो भी जो है ये प्रॉब्लम आएगी, एमनियोटिक फ्लूइड जो है एमनियोटिक कैविटी में ज़्यादा से ज़्यादा पड़ा रहेगा, ठीक है, तो फीटल स्वेलोइंग इज द एनॉमलीज। तो स्वेलोइंग एनॉमलीज कौन सी होती हैं, इसोफेजियल फिस्टुला, और यू कैन से कोई ब्रेन में प्रॉब्लम है जिस वजह से स्वेलोइंग नहीं हो पा रही है, क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप, इन सब कंडीशन में स्वेलोइंग नहीं हो पाएगी। तो मोस्ट कॉमन एनॉमलीज विच लीड टू नॉन इडियोपैथिक polyhydramnios, swallowing anomalies. Third is the neural anomalies, brain anomalies, जो swallowing center को इफेक्ट करते हैं, तो उनमें भी जो है पॉलीहाइड्रोमिनोस होगा, ठीक है। तो वो एनॉमलीज जो ब्रेन में स्वेलोइंग सेंटर को इफेक्ट करते हैं, और जिनमें मेम्ब्रेन्स एक्सपोज होती हैं, जैसे मेनिंजोमाइलोसिल, इन सब में भी पॉलीहाइड्रोमिनोस होता है, ठीक है। न्यूरल एंड मेम्ब्रेन एक्सपोजिंग एनॉमलीज, कोई भी न्यूरल एनॉमलीज है, एनेंसेफेली है, मेनिंजोमाइलोसिल है, जिसमें मेम्ब्रेन एक्सपोज होती हैं, और जो है ब्रेन एनॉमलीज जिनमें स्वेलोइंग सेंटर इफेक्ट होता है, तो उनमें भी पॉलीहाइड्रोमिनोस होगा। फोर्थ इज जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज में क्योंकि मदर में हाइपरग्लाइसीमिया होता है, इसलिए फीटस में भी हाइपरग्लाइसीमिया होता है, इसलिए पॉलीयूरिया होता है, तो गेस्टेशनल डायबिटीज में भी जो है देयर इज पॉलीहाइड्रोमिनोस। ट्विंस में क्यों होता है, बिकॉज दो बच्चे हैं तो डबल यूरिन प्रोडक्शन होगा, इसलिए देयर विल बी पॉलीहाइड्रोमिनोस। RH आइसो इम्यूनाइजेशन, RH आइसो इम्यूनाइजेशन में देयर इज फीटल एनीमिया, ठीक है, जिस वजह से जो है हाइपर सर्कुलेशन हो जाता है, एंड देयर इज फीटल एनीमिया में हाइपर सर्कुलेशन की वजह से जो है देयर इज अगेन द पॉलीहाइड्रोमिनोस। अब इतना ज़्यादा जब एमनियोटिक फ्लूइड होगा, उससे क्या क्या कंडीशंस होंगी, बच्चे को क्या क्या हार्म होगा, तो देयर विल बी अनस्टेबल लाई, कभी बच्चा लॉन्गिट्यूडनल लाई में हो रहा है, कभी ट्रांसवर्स लाई में हो रहा है, सो कॉन्सिक्वेंसेज अनस्टेबल लाई, ओके, और बहुत ज़्यादा डिस्टेंशन हो जाएगा यूट्रस का, तो देन देयर विल बी प्री टर्म लेबर, ठीक है, प्री टर्म लेबर हो जाएगी, ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस की वजह से जो है प्री टर्म लेबर हो जाएगी। अब जब ARM करेंगे इस पेशेंट का, तो सडन जो है वो प्लेसेंटा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ARM के टाइम पे सारा फ्लूइड बाहर आ जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा आएगा, तो प्लेसेंटा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब ये यूट्रस है, ये प्लेसेंटा है, अब हमने ARM किया और हमने सारा फ्लूइड बाहर निकाला, अब जो यूट्रस है ये कॉन्ट्रैक्ट होके यहाँ पे आ गया। अब ये प्लेसेंटा जब अचानक प्लेसेंटा के पीछे का यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो देन दे कैन बी एंटीपार्टम हैमरेज, अब्रप्शियो प्लेसेंटा हो सकता है, प्लेसेंटा सेपरेट कर सकता है ड्यू टू सडन डीकम्प्रेशन, ठीक है, एंड PPH। सो PPH इज ऑलवेज देयर इन द डिस्टेंडेड यूट्रस में, PPH इज क्वाइट कॉमन, ठीक है। सो इसको हम मैनेज कैसे करते हैं, ठीक है, अगर 32 वीक से पहले है, ठीक है, तो हम इंडोमिथासिन देते हैं 75 mg डेली, ठीक है, इंडोमिथासिन टेबलेट देते हैं, इससे फीटस का यूरिन प्रोडक्शन कम होता है 32 वीक से पहले, ठीक है। और अगर 34 वीक से 32 to 34 वीक्स में है, तो हम एमनियो रिडक्शन करते हैं, ठीक है, एमनियो रिडक्शन करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते रहते हैं, सीरियल एमनियोटिक रिडक्शन करते हैं। और अगर 34 वीक्स के बाद है तो हम कंट्रोल्ड ARM करते हैं, ठीक है, कंट्रोल्ड ARM इज धीरे धीरे ARM करेंगे, बहुत ही छोटा सा होल कर देंगे नीडल से, और उससे धीरे धीरे एमनियोटिक फ्लूइड निकलेगा, जिस वजह से सडन डीकम्प्रेशन ऑफ प्लेसेंटा नहीं होगा,
यूट्रस नहीं होगा, APH नहीं होगा, ठीक है। सो कंट्रोल्ड ARM आफ्टर द 34 वीक्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज पॉलीहाइड्रोमनस। 32 वीक से पहले इंडोमिथासिन देंगे 75 mg OD। 32 वीक्स के बाद इंडोमिथासिन नहीं देते बिकॉज इट कैन क्लोज डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक है। एमनियो रिडक्शन जो है वो हम 34 वीक्स के बाद जो है हम से पहले करते हैं, ठीक है। उसमें हम जो है एमनियोटिक कैविटी से फ्लूइड निकालते हैं और कंट्रोल्ड ARM हम करते हैं आफ्टर 34 वीक्स, ओके। सो द क्वेश्चन टू अवर आंसर इज, इसमें एमनियोटिक फ्लूइड कम है एट ड्यूरिंग द अर्ली प्रेगनेंसी, फंडल हाइट भी कम हो गया। विच एबनॉर्मेलिटी इज लाइकली टू बी सीन? रीनल एबनॉर्मेलिटीज, यस, रीनल एबनॉर्मेलिटी इज द आंसर। रीनल प्रॉब्लम होगी तो यूरिन कम बनेगा और इसलिए एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कम होगा बिकॉज सोर्स ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड इज फीटल यूरिन। नेक्स्ट इज एनेंसेफेली। एनेंसेफेली में जो है इट इज अ ब्रेन एनॉमली, इसमें पॉलीहाइड्रोमनस होती है, फ्लूइड ज्यादा बनता है, ठीक है। गैस्ट्रोचिसिस, इसमें भी मेम्ब्रेन्स एक्सपोज होती हैं तो इसमें भी पॉलीहाइड्रोमनस होता है। ईसोफेजियल एट्रेजिया में स्वेलोइंग नहीं होगी तो एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर नहीं हो पाएगा, फीटस स्वॉलो नहीं करेगा तो एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा हो जाएगा। तो B, C और D तीनों ऑप्शंस में एमनियोटिक फ्लूइड इज इंक्रीज, ओनली इन द ऑप्शन A एमनियोटिक फ्लूइड इज डिक्रीज्ड, ओके। थैंक यू। I hope you like this video. Please subscribe my channel, share this video to all the FMGS aspirants so that they too can get benefited from this. Thank you.